हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्पाइस कोडिंग जो है, जो वीएलएसआई डिज़ाइन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन हुआ करता था कभी, वो कैसे करते हैं। अभी आप सब लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना ऑब्सोलीट है तो हम इसको यूज़ क्यों करेंगे। तो इस वीडियो में आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। सबसे पहली बात आती है कि स्पाइस कोडिंग हम करना क्यों चाहते हैं। क्योंकि आजकल देखा है आपने, सारे के सारे सॉफ्टवेयर जीयूआई बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं, उसमें कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं रहती। आप डायरेक्टली पिक एंड प्लेस कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अगर आप केडेंस मेंटर ग्राफिक्स यूज़ करते भी हैं तो उनमें एक बात रहती है, क्या है कि अगर आपको कोई लेटेस्ट मॉडल लेना है जैसे पेटीएम से या किसी और वेबसाइट से, तो उनकी कई बार कंपेटिबिलिटी इशूज हो जाती हैं सिमुलेशंस के बाद। तो उससे बचने के लिए बेस्ट क्या रहता है कि आप स्पाइस में कोडिंग करें और यूज़ करें। इसके काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं जो कि आने वाले टाइम्स में आपको और मिलेंगे। बट आप सब केडेंस मेंटर तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको इसको नॉलेज हो जाएगा तो अच्छा है, क्योंकि पहले टाइम में हमारी कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज इतनी अच्छी रहती नहीं थी। तो उस टाइम हम क्या करते थे कि इसको यूज़ करते थे टेक्स्ट फॉर्मेट में, और धीरे धीरे कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज हमारी इंप्रूव होने लग गई, तो हम इसको कोडिंग के फॉर्म में हट गए और वी मूव टूवर्ड्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो अगर आगे बात करें तो आपको अगर स्पाइस कोडिंग आती है तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और ये आपको लॉन्गर रन में बहुत मदद करने वाली है। अब इंट्रोडक्शन टू स्पाइस। तो स्पाइस का जो फुल फॉर्म है वो रहता है स्पाई सिमुलेशन प्रोग्राम विद इंटीग्रेटेड सर्किट एम्फेसिस। मतलब ऐसा प्रोग्राम जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में हमारी हेल्प करे। क्योंकि जब छोटा सर्किट रहता है तब तो उसमें दो तीन सर्किट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं उसमें, तब आपका केसीएल केवीएल जो आप नॉर्मल करते हैं वो इतना आसान नहीं रहता। उस केस में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी पड़ती है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये 1970s में डेवलप हुआ था सबसे पहले। उसके बाद इसके काफ़ी कमर्शियल वर्जन्स भी आए जो कि आपने यूज़ किए हैं। उनमें से कुछ जैसे केडेंस, मल्टीसिम, ऑर्कैड, और इन दिनों आप मेंटर ग्राफिक्स यूज़ कर रहे हैं लैब में। और इसका जो रिटर्न है बहुत ही आसान है, इसको हम फोर्ट्रान में लिखते हैं। और पहले कार्ड्स होते थे, अब कार्ड्स नहीं है, ये पुराने टाइम की बात कर रहे हैं हम। और इसकी जो दूसरी बात है कि ये केस इनसेंसिटिव है, आप बड़े में लिखिए छोटे में लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होती है, जब आप सिंटेक्स को फॉलो नहीं करते। तो ये जो वीडियो है इसमें हम इसके बारे में बातें करेंगे। सर्किट एलिमेंट्स हैं, उनको हम कार्ड्स कहते थे पहले। अब ये वीडियो होने कैसे वाला है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट वीडियो में ये इंट्रोडक्टरी, इसमें स्पाइस के बारे में बताऊंगा। उसके बाद सेकंड वीडियो में मैं डिफरेंट एलिमेंट्स जो आपके यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में बताऊंगा। और जो थर्ड वीडियो होगा उसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एनालिसिस हैं और उनके किस किस तरीके से हम सिंटेक्स लिख सकते हैं। उसके बाद के जो वीडियोस होंगे वो होंगे कि हम कैसे इसको यूज़ करके कोई भी सिमुलेशंस कर सकते हैं। तो बड़े ही बेसिक सर्किट से मैं आपको सिमुलेशन करके दिखाऊंगा, और आगे आगे आप काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स भी इससे कर सकेंगे। जो सिमुलेटर में यूज़ करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि ओपन सोर्स सिमुलेटर यूज़ करूं, ताकि आप भी आराम से उस पर कर सकें। अदरवाइज कभी कभी थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन के लिए मैंने पहले से एच स्पाइस में कुछ सिमुलेशंस करके रखी हुई हैं, वो दिखाऊंगा आपको, जब हमारे पास लाइसेंस होता था और मैं एनआईटी जलंधर में काम करता था। अभी आपको टेनर स्पाइस के ऊपर मैं कुछ करके दिखाऊंगा। जो जितनी भी डिस्क्रिप्शन है आपके एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स मीन्स जैसे आपको कोई सर्किट बनाते हैं, उसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, डायोड, ट्रांजिस्टर, वोल्टेज एंड करंट सोर्स, मॉसफेट, ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो जो इनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है उसको हम कहते हैं स्पाइस टैक। स्पाइस की अगर हम बात करें तो एक जनरल पर्पस सर्किट सिमुलेशन प्रोग्राम है जो कि नॉन लीनियर डीसी, नॉन लीनियर ट्रांजिएंट और स्मॉल सिग्नल एसी एनालिसिस करता है। इसके अलावा भी स्पाइस की कैपेबिलिटीज बहुत सारी हैं, लेकिन अभी हम बिगिनर हैं तो मैं भी ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। और जो सर्किट्स हैं वो क्या क्या हो सकता है उनमें, रेजिस्टेंस हो सकता है, कैपेसिटेंस हो सकता है, इंडक्टर, म्यूचुअल इंडक्टर हो सकता है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस हो सकते हैं, डिपेंडेंट सोर्सेस हो सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइंस हो सकती हैं, स्विचेस हो सकते हैं, और आपके जितने भी कॉमन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं जैसे डायोड्स, बीजेटीज, जेएफईटीज, मॉसफेट्स और मॉसफेट्स होते हैं। अब स्पाइस करता क्या है,
तो स्पाइस अगर आपने एलिमेंट डिस्क्रिप्शन कर दी, उसके बाद वो एसी एनालिसिस करता है, जो कि हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे डिटेल में, या फिर डीसी एनालिसिस करता है। तो एसी एनालिसिस हम करते हैं जब भी हमें किसी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करनी है, और डीसी एनालिसिस हम करते हैं जब हमें किसी भी सर्किट में क्यू पॉइंट फाइंड आउट करना है, कहीं पे भी करंट या वोल्टेज फाइंड आउट करनी है डीसी, उस केस में तो हम सिग्नल की बात करेंगे, तो एसी एनालिसिस कहते हैं उसको। और अगर हम ऑपरेटिंग की बात करते हैं कि सिस्टम कैसे ऑपरेट हो रहा है, तब हमें डीसी चाहिए होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, तब उस केस में हम डीसी एनालिसिस करते हैं। इनके अलावा आप ट्रांसफर कर्व देख सकते हैं कि आप क्या इनपुट दे रहे हैं और क्या आउटपुट आ रही है, ये भी आप स्पाइस के ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा नॉइस एनालिसिस, और जैसे कि मैंने कहा कि आप इसके फीचर्स को गिन नहीं सकते, बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन अभी आप बिगिनर हैं तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी छोटे से स्टार्ट करेंगे। और ट्रांसफर फंक्शन, ये सब इसकी एबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा आप ट्रांजिएंट एनालिसिस भी कर सकते हैं, जिसमें कि आप सिस्टम में इनपुट दे रहे हैं तो आपके सिस्टम की आउटपुट किस प्रकार से आ रही है। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको किसी भी स्पाइस सिमुलेटर में मिलेगी। हाँ, फ़र्क पड़ता है कि अगर आप फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं या ओपन सोर्स जिसको हम कहते हैं, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की लिमिट होती है। लेकिन अगर आप पेड यूज़ कर रहे हैं जिसका आपके पास लाइसेंस है, उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स की लिमिट नहीं होती एकेडमिक लेवल के ऊपर। अब बात आती है कि स्पाइस काम कैसे करता है। तो इसमें क्या है, या तो आप सॉफ्टवेयर के अंदर जाके कोड लिख सकते हैं, या फिर आप एक नोटपैड की फाइल लीजिए, उसको .cir.sp के तरीके से सेव करिए, और आप उसमें सारी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। इस फाइल में होता क्या क्या है, इस फाइल में एक तो टाइटल लाइन होती है आपकी। तो फर्स्ट लाइन जो होती है प्रोग्राम की, उसको कहते हैं टाइटल लाइन। उसमें आपने कोई भी एलिमेंट डिस्क्रिप्शन नहीं देना, उस पर आप नाम लिख सकते हैं, सिमुलेटर उसको रीड ही नहीं करता। अगर आप उसमें कुछ डिस्क्राइब कर देंगे तो सिमुलेटर उसको रीड नहीं करेगा और आपको एरर मिलेगी। और जब आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है, तब उसमें डॉट एंड आप इंक्लूड कर सकते हैं। आप कमेंट जितने मर्जी इंक्लूड कर सकते हैं, स्टार लिखिए, उसके बाद आपका सिमुलेटर रीड ही नहीं करेगा, उसको वो कमेंट मानेगा। और इसमें कितनी नंबर भी एलिमेंट लाइन्स हो सकती हैं, वो डिपेंड करेगा कि आप कितने एलिमेंट सिमुलेट कर सकते हो अपने सॉफ्टवेयर से। तो आपने एलिमेंट्स डिस्क्राइब कर दिए, जिसमें कि आपके रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, मॉसफेट, बीजेटी आ गए, आपकी वोल्टेज सोर्सेज आ गए, करंट सोर्सेज आ गए। उसके बाद रहता है कि आप एनालिसिस कौन सा करना चाहते हैं। तो एनालिसिस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल लाइंस लिखेंगे, एसी, डीसी, या जो भी एनालिसिस आप करना चाहते हैं। तो ये सब कुछ करेंगे तो आपका प्रोग्राम रेडी है, उसको आप रन कर सकते हैं। ये आने वाली क्लासेस में मैं बताऊंगा कि रन कैसे करते हैं। तो जो बेसिक सिंटेक्स है वो काफ़ी आसान सा रहता है। सबसे पहले आप अपने डिवाइस का नाम लिखते हैं, और उसके बाद उसकी पॉजिटिव नोड लिखते हैं, नेगेटिव नोड, तो वो जहाँ कनेक्टेड है उस हिसाब से आप उसकी लिखते हैं। और नेम जो है वो अल्फ़ाबेट्स में होता है, वो आने वाले वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। और जो नोड्स हैं वो आप या तो नंबर लिख सकते हैं, या नंबर और अल्फ़ाबेट्स दोनों मिक्स करके भी आप लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है आपके एलिमेंट डिस्क्रिप्शन में, वो आपको आपके पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम बताता है। जैसे रजिस्टर है, तो वहां पे अगर आर लिखा है तो वो बताएगा कि रजिस्टर है। उसके बाद आप अपनी मर्जी के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक। और नोड जो है वो भी मैंने बताया कि या नंबर में लिख सकते हैं, अल्फाबेट में लिख सकते हैं, या अल्फा न्यूमेरिक में लिख सकते हैं। अब कंट्रोल सिस्टम में जैसे सपोज आपको मैं एक सर्किट देता हूं और आपको बोलूंगा कि इसका आप एक स्पाइस कोड लिखिए, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, नोड्स की नंबरिंग करनी है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने नोड की जो नंबरिंग करी हुई है वो मैंने की हुई है कि 1, यहाँ पे अगर आप देखिए यहाँ पे, तो इसको 1 किया हुआ है हमने यहाँ पे, और इसको 2 किया हुआ है, और इसको 0 किया हुआ है। तो कोई भी दो नोड्स का नेम सेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो एरर आ जाएगी। उसके बाद ये आपके एलिमेंट हो गए, वोल्टेज है, और ये आपका रेजिस्टेंस है आर, ये कैपेसिटेंस सी है, और इनकी वैल्यूज है। और इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो नोड्स का नंबर है, ये नंबर भी लिख सकते हैं आप, ए बी सी भी लिख सकते हैं, आप 1A 2A भी लिख सकते हैं, ग्राउंड भी लिख सकते हैं, GND भी लिख सकते हैं, वट एवर यू फील कंफर्टेबल आप वो लिख सकते हैं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमुलेटर क्या देखता है कि एलिमेंट कौन सा है, और पॉजिटिव नोड उसकी कहाँ कनेक्टेड है, सेकेंड नोड उसकी कहाँ कनेक्टेड है। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले टाइटल लाइन लिखनी है अपने उसमें, और इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, मैंने बताया।
क्योंकि इसको रीड ही नहीं करता सिमुलेटर। उसके बाद आप अगर आगे बढ़ेंगे तो स्टार लिख के आप कमेंट लिख सकते हैं। अब आपने फर्स्ट लाइन लिख दी आर, तो ये आपकी आर हो गई। और इसके बाद आप रेजिस्टेंस के आगे कुछ भी लिख सकते हैं आर के बाद। क्यों? आपके सिमुलेटर को सिर्फ मतलब है आर से कि ये रेजिस्टेंस है। उसके बाद आप के सिस्टम में मान लो 10 रेजिस्टेंस है, 100 रेजिस्टेंस है, तो आप नंबर कर सकते हैं। आप सपोज कलेक्टर पे ऐड कर रहे हैं तो आर कलेक्टर लिख दीजिए, वो आपके रेफरेंस के लिए है। सिमुलेटर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमुलेटर को फर्क पड़ता है कि रेजिस्टेंस आर है और नोड्स पे कनेक्टेड है। तो 1 2 हो गया, ये नोड 1 और ये नोड 2। उसके बाद आपकी ये वैल्यू आ गई 10 एम्सिलिन 3। इसको आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आ गया आपका कैपेसिटेंस। तो C1 ये 2 और 0 के बीच में कनेक्टेड है, ये दिख रहा है आपको 2 और 0 के बीच में कनेक्टेड है। पॉजिटिव नोड है, नेगेटिव नोड। तो ये पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव नोड हो गई। अब ये पॉजिटिव के नजदीक ये नोड है तो ये पॉजिटिव नोड हो गई, और ये आपका इसकी वैल्यू हो गई। इसके बाद आप इनपुट दे रहे हैं, तो इनपुट का सिंटेक्स में आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ आपको एक इलस्ट्रेशन है कि कैसे आप कोड लिखेंगे। तो आपने रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस बता दिया। अब आपने ये इनपुट सोर्स के बारे में बता रहे हैं। तो इनपुट सोर्स आपका 1 और 0 के बीच में कनेक्टेड है, ये पल्स है, और इसका एक सिंटेक्स है जो आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। ये हो गया आपका एलिमेंट डिस्क्रिप्शन। अब कंट्रोल लाइंस आ गई कि आप करना क्या चाहते हैं। तो मैं ट्रांजिएंट एनालिसिस करना चाहता हूँ। स्टेप होगा, ट्रांजिएंट एनालिसिस होता है कि सपोज आपने 10 किलोमीटर चलना है, तो आप कितने कितने किलोमीटर की ब्रेक्स में चलेंगे। तो आप कहेंगे मैं 500 मीटर की ब्रेक्स में चलूंगा। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 34 नैनो सेकेंड्स तक है स्टॉप टाइम, स्टार्ट टाइम 0 है, और 500 पिको सेकेंड्स की स्टेप्स रहेंगी। तो ये सब कुछ कर दिया आपने। उसके बाद आप प्लॉट क्या करना चाहते हैं। तो आप प्लॉट करना चाहते हैं ट्रांजिट एनालिसिस। और प्लॉट क्या करना चाहते हैं, आप अगर वोल्टेज प्लॉट करना चाहते हैं तो बी लिखिए, आप अगर करंट प्लॉट करना चाहते हैं तो आई लिखिए। साथ में आपको नोड का नंबर देना पड़ेगा, और करंट के केस में आपको एलिमेंट का नाम लिखना पड़ेगा कि किस एलिमेंट में आप करंट की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे तो एरर आएगी। ये ध्यान रखिए, वंस अगेन आई रिपीट, कि वोल्टेज के केस में आप नोड्स लिखेंगे, और करंट के केस में आप रेजिस्टेंस का, सॉरी नोड रेजिस्टेंस एलिमेंट का नाम लिखेंगे कि जहां पे ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सब करने के बाद आप डॉट एंड लिख दीजिए, आपका प्रोग्राम कंप्लीट है। अब आप इसको सिमुलेट कर सकते हैं। तो होप आपको ये कुछ समझ में आया होगा। जब तक अगला वीडियो नहीं आता तब तक थैंक यू वेरी मच। आप इसको देखिए और कोशिश करिए सिमुलेट करने की। टिल देन, गुड बाय।